आज मैं लेकर आया हूँ 2023 जो जीडीएच पेपर कोड था, फुल सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। जी हाँ, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 में यहाँ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि यार पीवाईक्यू ही हिंदी में प्रश्न आते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके पेपर में आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। और आपने डिमांड किया था कि सर हमारा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का करवा दीजिए, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि आपका 2023 का पेपर क्यों ना शुरू कर दूं और इसका फुल आपको मिल जाएगा आज। लेकिन आपको अगर 4 साल चाहिए, क्योंकि देखो सारे वीडियोस तो आपको अवेलेबल कराने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन यार अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 ईयर पेपर सोल्यूशन मिले तो हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। कौन सा बैच है? जुनून बैच। वहाँ पे आपको लास्ट 4 ईयर यानी पिछले 4 साल का पेपर सेट सोल्यूशन आप देख लीजिए। पहले कंटेंट कैसा है उसके बाद विश्वास करिएगा, ठीक है ना। आज मैं आपको पूरी वीडियो इसमें आपको देने वाला हूँ, आप देख लीजिए, उसके बाद विश्वास करिएगा। फिर आप 199 रुपये का मात्र 199 रुपये का आप बाई कीजिए हमारा जुनून बैच। जुनून बैच में आपको लास्ट 4 ईयर फुल पेपर सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है यार, बस आपको बढ़िया एंजॉय से पढ़ाई करनी है। अब आपके पास टाइम बहुत कम है ना, जब टाइम बहुत कम है तो देन आपको अब क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ। तो ये है 2023 का 2023-24 बोर्ड परीक्षा के लिए है। 100 नंबर का आपका पेपर आया था, 302 जीडीएस आपका क्या था? पेपर कोड था। तो ये आपका मैं हर एक पेपर कोड दे दूंगा, लेकिन आपको फुल चाहिए, पूरा चाहिए, तो आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे साल सभी सब्जेक्ट और हर एक साल का मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपको मैं दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जनवरी तक। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया था। पूर्णांक 100 नंबर का क्या था? पूर्णांक था। निर्देश यहाँ पे दिया गया था। निर्देश क्या दिया जाएगा आपके पेपर में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है? निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है? खंड 2 है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आपको आवश्यक रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपके पेपर में रहेगा खंड क। क्या रहेगा? खंड क। खंड क आपका 50 नंबर का, खंड ख भी कितने नंबर का? 50 नंबर का। तो 50-50 यानी कि आपका 100 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की जो सभ्यता है, इस निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या संपूर्णानंद। तो जो आचरण की सभ्यता है, इस निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी जो हैं आचरण की सभ्यता क्या है? निबंध के लेखक हैं। ख वाला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका कहना था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना था। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपके पिछले साल के पेपर ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाने की। बाकी तो मैं आपको गेस्ट पेपर और वायरल मॉडल पेपर प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपको मैं देता हूँ पूरा, ठीक है ना। अगला प्रश्न था, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। तो वो हैं आपके अमृत राय जी। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जयशंकर प्रसाद। तो जो प्रिय प्रवास के रचयिता है वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। छायावाद, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं परमानंद, सूरदास, चतुर्भुज दास, मुकुटधर पांडे। तो वो हैं आपके मुकुटधर पांडे। किसके हैं? छायावाद के कवि माने जाते हैं। कौन से कवि छायावाद युग के नहीं है? यहाँ पे देखिए, छायावाद युग के मुकुटधर पांडे कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, अज्ञे। तो वो है आपके अज्ञे जो है, यह छायावाद युग के नहीं है। तो छायावाद युग के कौन कौन है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेव वर्मा। रश्मि रथी किस कोट की रचना है? भैया ये एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। बादल को घिरते देखा रचना है। जो बादल को घिरते देखा, यह रचना किसकी मानी जाती है? मुक्ति बोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, अज्ञे की। तो यह जो मानी जाती है वो मानी जाती है नागार्जुन की। किसकी मानी जाती है? नागार्जुन की मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
10 नंबर का आपका पेपर में आया था। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने ही अंश में क्या रहेगा, असमर्थ रहेगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका गद्यांश हो गया। और गद्यांश में आपको 10 में 10 चाहिए तो यार कुछ मत करिए, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करिए। सबसे पहले गद्यांश का नाम और उसके शीर्षक का नाम, मतलब कि आप लेखक का नाम, इसको याद कर लोगे। याद कर लोगे कि नहीं पहले बताइए। अगर इसको याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा, अगर इसको याद नहीं कर पाए तो आपका काम होने वाला नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। किसका? लेखक का नाम, लेखक का नाम और उसके शीर्षक का नाम। जैसे अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है आपको, राष्ट्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? राष्ट्र दिख रहा है। तो यह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से। अब जब आपको पता रहेगा कि राष्ट्र का स्वरूप कौन चैप्टर होता है तभी तो आप बता पाएंगे राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब पता लगा आपको पता ही नहीं है कि गुरुजी राष्ट्र का स्वरूप भी है, तो आप बताओ कैसे आंसर दे पाओगे? अरे नहीं दे पाओगे यार। तो इसलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव सड़ग्रवाल। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा पेपर 1 में। देखिए कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप एवं लेखक वासुदेव सड़ग्रवाल। कैसे बताएं? क्योंकि यहाँ पे सर राष्ट्र का स्वरूप दिखाई दे रहा है, राष्ट्र दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने बता दिया यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिएगा आप पूरा 10 में 10 दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? राष्ट्र के जो प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। क्यों? क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। बस। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक है? समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसका आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो आप बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख पाएंगे क्या? हमें तो नहीं लग रहा है कि आप नहीं लिख पाएंगे। अरे यार आप लिख लोगे, क्योंकि आपको इतना तो सिखाया जाता है कि आप लिख लोगे। ठीक है ना? इसको आप लिख लोगे तो इसको बहुत ज़्यादा आप दिमाग पे मत चढ़ाइएगा, बढ़ा चढ़ा के लिखिए यार। कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियां समान हैं, उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए। समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी प्रगति और उन्नति के लिए समान अधिकार क्या है? प्राप्त है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता? जो राष्ट्र है किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता? तो किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद यहाँ पे देखिए, समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त होता है? तो समन्वय के मार्ग से सभी को प्रगति और उन्नति करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे समन्वय के मार्ग से भरपूर और प्रगति करने का सबको एक जैसा अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पे दिया गया था क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे अधिकार प्राप्त होता है। क्या करने का अधिकार प्राप्त होता है? भाई साहब आगे बढ़ने का सबको एक जैसा क्या प्राप्त होता है? अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक आप लोग फटाफट यार कमेंट करके छापो, ठीक है ना? चलिए उसके बाद है यहाँ पे आपका क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने नंबर का है? 10 नंबर का, 10 नंबर का है। अब यहाँ पद्यांश क्या है आपका? क्या है? जलद के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल विखरे हैं हो निरपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो यहाँ पर पद्यांश दिया है, इसके आपको क्या देना है? उत्तर देना है। क्या देना है? उत्तर देना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो यह कवि और कविता का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है? तो पद्यांश का शीर्षक क्या है? श्रद्धा मनु है। क्या है? श्रद्धा मनु है। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। पद्यांश के कवि कौन है?
जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम क्या है? श्रद्धा मनु है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कहां से कहां तक? समने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, समने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, इसका आपको क्या लिखना है? यहाँ पर व्याख्या करना है, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा करेजा? यहाँ पे देखो, इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है और अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से? तो दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता से। किससे है? मानवता से है। उत्स और अभ्युदय शब्दों का अर्थ बताइए। तो उत्स का अर्थ होता है स्रोत और अभ्युदय का अर्थ होता है नवीन उत्थान। क्या होता है? नवीन उत्थान होता है। द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है? तो द्वीप कच्छप में द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा का क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करिए आप लोग? उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है, वासुदेव सागरवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है डॉक्टर वासुदेव सागरवाल का। तो डॉक्टर वासुदेव सागरवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? पीएचडी डी.लिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और पारिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि और वागन ध्यारा थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य में स्थान यह निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इन्होंने क्या प्राप्त की थी? ख्याति प्राप्त की थी। उसके बाद यहाँ पे आपका ख नंबर आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको जयशंकर प्रसाद जी का। इनका जन्म कब हुआ था? 30/1/1879 ईस्वी को। जन्म स्थान काशी। पिता का नाम देव प्रसाद। यह एक छायावाद के प्रवर्तक थे। लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। शैली प्रबंध काव्य और मुक्तक शैली थी। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन, कुसुम, प्रेम प्रतीक थी। इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न आया था आपका, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में देना था। 5 नंबर का। या फिर बहादुर कहानी का आप सारांश लिखिए, यानी कि उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यह 2023 का है जीएस वाला पेपर कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। और हाँ, जाइए यार 199 रुपये में यार आपके लिए है ना, वो क्या है, जुनून बैच। जुनून जो आपके अंदर है ना 95 लाने का, भाई साहब वो कौन गेन करवाएगा? आपका अपना यूट्यूब चैनल SKM स्टडी गेन करवाएगा। क्योंकि अब ये ठेका ले लिया है। ठेका किसका लिया है? आपका 95 गेन कराने का ठेका लिया है। जब ठेका ले लिया है तो अब आपको करवा कर रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, बहादुर कहानी का सारांश यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। पंचलाइट का अगर देखेंगे तो पंचलाइट गुलरी, मुनरी और गोधन पर है। भाई साहब इसको आप सुन के यार लिख सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी जो किताब में लिखा है उसी तरीके से याद करना, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने दिमाग से बना के लिखिएगा। आप अपने दिमाग से बना कर लिखेंगे तभी आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। उसके चक्कर में मत पड़िएगा कि जो वहाँ पे लिखा है उसी को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बहादुर कहानी का सारांश में क्या लिखेंगे? बहादुर की कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी है। किसके? एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अतकट व्यवहार की कहानी है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का छोटा लड़का है जो नाबालिग है। वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर कहाँ चला जाता है? शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करती हैं, बाद में धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगती हैं और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। और इसके साथ ही उसे क्या करने लगते हैं? गाली देने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, चोरी का इल्जाम लगाते हैं और अपमानित भी किया जाता है और मारपीट
और मारा पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला आता है। अब परिवार के साथ सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होता था, क्योंकि घर के सभी लोग अब आराम के आदी हो चुके हैं और बहादुर की अनुपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, लेकिन एक कविता कहा गया है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अतः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट-कूट भरी हुई थी, इसीलिए यह चरित्र के कारण यह कहानी हमें क्या है, बहुत प्रिय है, यानी यह कहानी क्या है, बहुत ही प्रचलित है। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे अब ऊपर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा स्वपठित खंड काव्य, आपके जिले के अनुसार आएगा। देखिए यार, इतनी मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो 1 लाइक तो बनता है ना। तो क्या आप 1 लाइक एसकेएम स्टडी को नहीं करेंगे क्या? एसकेएम स्टडी को क्या है कि आप लाइक नहीं देंगे क्या? कुछ नहीं जा रहा है यार, एक बस लाइक आप क्या करिए, दबा दीजिए जो हाथ का बटन है ना, बस उसी को। इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन आता है यार। अब बताओ, पेपर बनाते हैं, फिर बनाकर आपको देते हैं, सोचिए कितना मेहनत लगता है। मतलब समझ लीजिए कि खून पसीना कलेजा एक करना पड़ता है पेपर देने के लिए। अब खून पसीना एक करने के लिए मतलब समझ ही रहे हैं कि भाई साहब सब कुछ इकट्ठा कर देते फिर जाके ये आपके लिए बनता है, ठीक है ना। सो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। चलिए, तो यहाँ पे आएगा आपका मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योग स्पष्ट कीजिए, अथवा मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। दूसरा है सत्य की जीत खंड काव्य का कथानायक अपने शब्दों में लिखिए। ये 2023 के पेपर में आया था, देख लीजिए। अथवा सत्य की जीत के आधार पर धृतराष्ट्र का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मि रथी खंड काव्य का कथानायक लिखिए, अथवा रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा है यहाँ पे आलोक वृत्त खंड काव्य में सत्य अहिंसा का सुंदर समन्वय है, क्या है यहाँ पे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषता बताइए। त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, अथवा त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य में दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु पर विचार आप लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है वो आलोक वृत्त खंड काव्य पर लिया है, किसका, गांधी जी का चरित्र चित्रण मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आलोक वृत्त जो भी जिले वाले हैं इसको तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले गांधी जी के अंदर क्या थी, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था, यानी कि राष्ट्रपिता गांधी जी में मानवीय मूल्य के प्रति घोर आस्था है। वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए ललायित हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र पार जाकर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं ताकि हम दूसरों की हेल्प कर पाएं। उसके बाद मातृ पितृ भक्त, यानी कि वो माता पिता के प्रति बहुत ही प्रेम रखते थे, यानी कि वे माता पिता के पूर्ण भक्त और आज्ञा पालक सेवक थे। उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। राष्ट्र प्रेम, यानी कि ये भारत के प्रति बहुत ही इनका प्रेम था, तो भारत राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम था, किसमें, गांधी जी में। इसके लिए उन्होंने वकालत तक छोड़ दी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे। हरिजनोद्धार, यानी कि इन्होंने अछूत कहे जाने वाले भारतीय भाइयों को उन्होंने गले लगा, कितने, गांधी जी ने, और उनके उद्धार के लिए सतत प्रयत्न किए। स्वदेशी वस्तु व खादी को महत्व, यानी गांधी जी ने स्वयं भी और अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तुओं और खादी अपनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद खंड ख है। खंड ख क्या है करेजा लोग, जो खंड ख है ना, ये आपका यहाँ पे आएगा 50 नंबर का, जिसमें संस्कृत का गद्यांश पद्यांश ही रहेगा 14 नंबर का। देखिए 7 के 7 और 7 दूनी 14, ये आपका गद्यांश है और ये आपका क्या है, पद्यांश है। तो गद्यांश में यहाँ पे आपका संस्कृत का गद्यांश दिया गया है और इसका संदर्भ और अनुवाद लिखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका मैंने इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से करवा दिया है ताकि आपको कोनो दिक्कत ना हो पावे, ठीक है ना, और आप अच्छे से करके पेपरवा में चले आए। बस हमारा यही एक प्रयास है कि आप प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देकर आए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए इसका भी ले लीजिए आप, पद्यांश का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए
जाके यार जुनून बैच ज्वाइन कर लो, 95 स्कोर करना है ना, तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब टाइम बहुत कम है, इंपॉर्टेंट सब नहीं काम चलेगा भाई। अब PYQ पेपर को सॉल्व करो मेरे साथ। 9वां यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है। जले पर नमक छिड़कना, आंख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, हवा से बातें करना। तो यहाँ पे आंख का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, एक करना था, एक का मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। वाक्य प्रयोग, रमेश अपने घर में अकेला बेटा होने का माता पिता की आंख को क्या तारा है। उसके बाद पेपर में आया था आपके 2023 के पेपर में कि संधि विच्छेद और विभक्ति वचन। तो अब इसको हटाकर नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है, अपठित पद गद्यांश। क्या जोड़ा गया है? अपठित गद्यांश, पद्यांश नहीं गद्यांश, जो कि 5 नंबर का इस बार जुड़ा हुआ है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था। 11 का शब्द युग्म का सही अर्थ चयन कीजिए। 2 नंबर का मैंने इसको पढ़ाया भी है, नहीं देखे तो जाकर देख लो। अविराम अभिराम, बिना रोक के और क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। विहग और विहंग, तो विहग मतलब पक्षी होता है और विहंग मतलब क्या होता है? आकाश होता है। उसके बाद इनके शब्दों में से एक शब्द के लिए 2 अर्थ लिखिए, शिखा, पुन, पक्ष और कांड। तो यहाँ पे कांड का ले रहे हैं। कांड का क्या होता है? घटना होता है, अध्याय होता है और क्या होता है? समूह होता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 2 नंबर का है। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक कहलाता है, जिसका कोई अंत न हो भैया उसे अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर का है। श्याम और मोहन बात कर रहा है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, चंद्रमा आकाश में निकलता है। कहाँ पर निकलता है चंद्रमा? आकाश में। अब कहें गुरुजी हमारे पिछवाड़े घर एक निकला रहा आकाश, कल देखा जब बाहर निकला। अरे यार आपके ठीक है घर के पीछे तो निकला था, लेकिन जानते हो क्यों निकला था? क्योंकि वो आसमान में ही लटक रहा था। पहला प्रश्न है यहाँ पे, श्याम और मोहन बात कर रहा है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर लिया। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, आकाश चंद्रमा आकाश में निकलता था। तो निकलता था, अब का चंद्रमा खो गया क्या कहीं पे? हाँ नहीं, चंद्रमा आकाश में निकलता है, था के स्थान पे है लिख देंगे। श्याम और मोहन बात कर रहा है, नहीं, रिस्पेक्ट दो यार, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, ठीक है बस। उसके बाद आपका 12 नंबर आया था, 12 का क में आया था, श्रृंगार रस अथवा वात्सल रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए, परिभाषा दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको लिखा हूँ श्रृंगार रस। क्या लिखना है? श्रृंगार रस, या फिर अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। तो स्थायी भाव के साथ मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? परिभाषा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का नायक और नायिका के मन में श्रृंगार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। उसके बाद ख वाला प्रश्न है, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का है। तो यमक अलंकार क्या होता है? इसका परिभाषा, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहां एक शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ भिन्न बार बार क्या हो? भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने है खलन की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। उसके बाद है चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे मैंने किसके बारे में लिया है? चौपाई छंद के बारे में लिया है। तो चौपाई क्या होता है? चौपाई सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? 16 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या आता है? गुरु आता है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहत स्नेह सराहन लागे, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा चौपाई। उसके बाद आपका आया था आवेदन पत्र अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। 6 नंबर का था। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, सेवा में भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय शिक्षा ऋण, शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं जो मन में आए भर दो बीच में कि मैं पास हो गया हूँ, BSc कर लिया हूँ, लेकिन सरकार मुझे रोजगार नहीं दे रही, मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, मुझे दूध की फैक्ट्री लगानी है सर, जहाँ पर मैं गाय और भैंस का दूध मिक्स करके उसमें पानी डाल के बेचूंगा, हाँ, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आपसे ऋण चाहिए। बस बस यार यही लिखना है, मतलब एकदम शॉर्ट वाला ट्रिक अपनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं। फिर लास्ट में लिख देना, आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें और मुझे ऋण प्रदान करें। बस, तो ये एक मैं प्रोपोगंडा प्रोवाइड किया हूं, यानी कि आपको एक प्रोपोगंडा मिल जाए तो आप उस पर 4 वाक्य बोलेंगे। बोलते हैं ना कि सर
आज हमारे स्कूल में बवाल हो गया, ये हो गया है, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। तो मैं आपको दे रहा हूँ बात, बाकी आप इसमें फिल कर दीजिएगा। उसके बाद धन्यवाद, दिनांक, भवदी, नाम मत लिखिएगा, फिर पता। फिर यहाँ पे आपका 14 नंबर आएगा, मतलब 14 नंबर प्रश्न वाला क्या आएगा, 9 नंबर का निबंध आएगा भैया, निबंध। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इस पर क्या आने वाला है आपका निबंध आएगा, कितने नंबर का, 9 नंबर का। तो यहाँ पे जो मैं निबंध लिया हूँ वो किस पर लिया हूँ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व पर क्या लिया हूँ, निबंध लिया हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, मतलब आप बताना है कि विद्यार्थी जीवन है क्या। तो विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददाति विनियम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है, यानी हमें मिलती है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहाँ घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रहा है। अनुशासन से तात्पर्य क्या है, अनुशासन शब्द श्वास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन अथवा नियंत्रण करना होता है। अनुशासन का महत्व, तो मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। अनुशासन अपने सच्चे अर्थों में ही सार्थक होता है जो स्वेच्छा से ग्राह्य किया गया हो। उसके बाद विद्यालय में अनुशासनहीनता और उसके कारण क्या क्या है, तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विद्यालयों में जहां हमारे राष्ट्र के भावी निर्माता गढ़े जा रहे हैं, अनुशासनहीनता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। सरस्वती के पावन मंदिर में अनुशासन के कारण दानवीन बर्बरताओं का राज्य बन गया है और छात्र अपने मूल कर्तव्य भूल गए हैं और अपने अधिकार का जोरदार क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अनुशासन के पीछे बहुत सारे कारण, जैसे कि अभिभावकों द्वारा बालकों की उपेक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक दलों का प्रोत्साहन कि भाई सब तुम नेता बन जाओ, अध्यापकों के प्रति श्रद्धा का अभाव। तो यहाँ पे मैंने आज की इस वीडियो में बताया यार कि 2023 का फुल पेपर सॉल्यूशन, जी हाँ, किसके लिए, 2023-24 बोर्ड परीक्षा के लिए, कि जो अभ्यर्थी है जिनके पास पैसे नहीं है, एफर्ट नहीं कर पाते कि गुरुजी हम नहीं ले पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो मेरी तरफ से छोटा मोटा हेल्प कर दिया जाएगा, टेंशन ना लो, आपको फ्री में दे के इसको, क्योंकि आप मार्केट में खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, तो मैं आपको सारे सेट प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। और हाँ यार, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार चैनल को क्या मारो, सब्सक्राइब मारो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी मार दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।